खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा, या दिन का दूसरा हिस्सा उन्होंने मसरूफ़ गुजारा, और ख़ास तौर पर नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मीटिंग्स की और टास्क दिया है हुकूमत पंजाब को और अपनी टीम को कि वो एक 48 घंटे के अंदर एक नया बल्दियाती निज़ाम प्रपोज़ करें। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लग रहा है इमरान ख़ान साहब को ख़ुद भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म के, जितना जल्दी ये नाफिज़ुल अमल हो जाएगा उतना जल्दी शायद वो जो तब्दीली का ख्वाब देखते हैं उस पर अमल दरामद उतना ही जल्दी शुरू हो जाएगा। अब ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम पिछले 2-3 दिन से जो माहौल बना हुआ है भारत की जानिब से मुज़ाकरात से एक मरतबा फिर राह फ़रार इख्तियार करने के बाद पाकिस्तान की बहुत संजीदा कोशिश का जिस अंदाज़ में भारत ने गैर संजीदगी के साथ जवाब दिया, पूरी दुनिया अगर अक्ल व शऊर रखती है और वो बाइस नहीं है तो यकीनन वो इस नतीजे पर पहुंचेगी कि पाकिस्तान तो बार बार मुज़ाकरात का हामी है और दोस्ती का ख्वाहिशमंद है, लेकिन भारत ऐसा करना नहीं चाहता। अब उसकी वजूहात कुछ भी हों, भारत अपने इंतखाबात की वजह से ये रास्ता इख्तियार करता हो, या अपनी सियासी तौर पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हों, या दिल में ही इस तरह की चीज़ें वो रखते हों, या पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ ना बढ़ाना ही उनका एजेंडा हो, कुछ भी वजह हो, लेकिन ये बात ज़रूर आया हुई है कि भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना नहीं चाहता, और ऐसा ही करके वो ख़ुद समझता है कि उसको फ़ायदा हो रहा है सफारती तौर पर। अब जवाब में जो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने जो ट्वीट की उस पर वावेला मचा वो अलग, लेकिन इस पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई इस पर वावेला मचने की कोई बात थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वे फॉरवर्ड क्या है, जब एक नई हुकूमत ने एक नए जज्बे के साथ खुशामदीद कहा और ये जवाब मिला है, तो फिर क्या ये तवक्को रखें कि अगले 5 साल तक कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकती? अगर अब नहीं हो पाया तो आइंदा कैसे हो पाएगा? यहाँ से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर दीगर चीज़ों पर हम जाएंगे और इसका भी जिक्र कर लेंगे कि अब एक JIT बन रही है जो ये तलाश करेगी कि मुख्तलिफ़ अहम केस जो कंपनीज़ हैं उनके रिकॉर्ड्स कैसे जलते रहे हैं और क्यों जलते रहे हैं, ये फाइंडिंग्स भी होंगी, तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। इरशाद साहब, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं और साबिक वज़ीर आला पंजाब, साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद। जनरल अमजद शुएब साहब दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, आपको भी खुशामदीद। और राव खालिद साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। राव खालिद साहब, आपको भी खुशामदीद। मैं इरशाद अहमद साहब, सबसे पहले ये क्या कहेंगे आपके, भारत ने जिस तरह से जवाब दे दिया, भारत तो ऐसा लगता है कि मुज़ाकराती मेज़ पर आना ही नहीं चाहता और यही उसको लगता है कि उसके फ़ायदे में है, और पाकिस्तान के साथ अगर मुज़ाकरात करेगा तो हर लिहाज से उसको लगता है नुकसान है, शायद वो उसको पाकिस्तान के कुछ फ़ायदे की बातें करना पड़ जाएंगी, या वो सिफारती सतह पर जो पाकिस्तान को तनहा कर रहा है शायद वो नहीं होगा, या उसको इलेक्शंस में शायद को नुकसान हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा भारत के इस जवाब के बाद? देखिए, भारत मुज़ाकरात से हमेशा भागा है। फ़र्क सिर्फ ये हुआ है कि पहले भारत की जो क़यादत थी जवाहरलाल नेहरू से लेकर वाजपेयी तक, वो कम से कम मुज़ाकरात को रिजेक्ट नहीं करते थे, लेकिन संजीदा मुज़ाकरात, बामकसद मुज़ाकरात, एजेंडे के तहत मुज़ाकरात वो भी नहीं करते थे। उसकी 2-3 वजूहात है। नंबर 1 तो यह है कि मसला कश्मीर पर उनका इतना कमज़ोर मौक़िफ़ है कि वो बैठ ही नहीं सकते। स्वर्ण सिंह और भुट्टो साहब के जो मुज़ाकरात हुए कई माह तक चलते रहे, बिलाखिर ये हुआ कि कोई नतीजा इसलिए नहीं निकल सका कि इंडिया ने कहा कि जनाब वाला, हम तो कश्मीर के इशू पर कोई बात नहीं करना चाहते, बाकी इशूज़ पर बात कर लें। तो कश्मीर के अलावा कोई इशू नहीं था। यानी जब वो लाजवाब हो गए कि करारदादें, ये मसला कश्मीर UN सलामती कौंसिल में इंडिया लेकर गया, वहाँ करारदादें उसकी कॉन्सेंट से मंजूर हुई, उसने करारदादों पर दस्तखत किए, उसने ये माना UN में भी, कॉमनवेल्थ में भी कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इशू है, लेकिन वो उसके बाद पीछे हट जाता है। दहशतगर्दी का इशू हो, इस पर भी वो बात इसलिए नहीं कर सकता। हमारी माजी की हुकूमतें, परवेज़ मुशर्रफ साहब हों या ज़रदारी साहब हों या नवाज शरीफ साहब, वो इस इशू पर डिफेंस पर रहे। हालांकि उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ बहुत मजबूत था कि कश्मीर का इशू जो है वो दहशतगर्दी का इशू नहीं है, वो हक़ खुद अरादियत का इशू है। दहशतगर्दी की अगर बात करनी है तो हम तैयार हैं, हम ये साबित करेंगे कि आप
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुज़ाकरात से हमेशा भागे। लेकिन ये नौबत कभी नहीं आई थी कि जो बिल्कुल वो मुज़ाकरात का अमल शुरू करने के ख़िलाफ़ हो। ये अब हो गया है। क्यों? इसलिए हुआ है कि हमें उसने डिफेंस पे जब डाला तो उसका ख्याल ये था कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर क्यों जाएं, पाकिस्तान तो तहलील हो रहा है। इंडियन बाकायदा जब हमें सहाफ़ी मिलते थे या दूसरे लोग यहाँ आते थे, वो कहते हम किस से हुकूमत से बात करें, एक तो यहाँ हुकूमत कोई जमहूरी है नहीं, दूसरे मसला ये है कि हम क्यों बात करें जब आप अपनी अंदरूनी लड़ाई में तहलील हो रहे हैं, पता नहीं कल को पाकिस्तान होगा या नहीं होगा। ये बाकायदा वो कहते रहे हैं। ये तो ख्वाब है ना, वो जो देखते हैं। ख्वाब है और उसका इजहार करते थे। पिछले 10 साल में हम ये बात सुन, अब दहशतगर्दी को हमने काफ़ी हद तक शिकस्त दे दी, पसपा कर दिया, और ये भी वाजे हो गया अपनी कम से कम अपनी कौम के सामने कि ये सारा कुछ इंडिया करा रहा था। आज चूँकि वो एक्सपोज हो रहा है, उसको अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान अब तहलील होने के अमल में नहीं है बल्कि एक तरक्की और खुशहाली के अमल में। अब इसमें ये जो चीज़ है ना कि ये जो बयान आर्मी चीफ का आया और भारत ने जो मुज़ाकरा से इनकार किया, ये दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं और इनको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। बल्कि मैं ये जनरल अमजद शोएब साहब के सामने रख देता हूँ बात। जैसा ये जाहिर है ये दोनों चीज़ें आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती। पहले हुकूमत ने मुज़ाकरात से इनकार किया है, फिर आर्मी चीफ का बयान आया, तो ये नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ ने ऐसे ही बस बयान दे दिया हो। ये एक ख़ास सोचा समझा बयान होगा। आपके ख्याल में वो इस बयान से क्या मकसद हासिल करना चाहते होंगे? क्या आर्मी चीफ से ये बयान इसलिए दिलवाया गया है कि वो भारत के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर सके, उसको स्ट्रेंथन कर सके और ये बताए कि जी हुकूमत ठीक कह रही है और हुकूमत और आर्मी, उनकी आर्मी एक ही पेज पर खड़ी है पाकिस्तान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चीज़ समझने की है। भारत तो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया करता था। ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत की पॉलिसी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में है वो उनकी आर्मी चलाती है। और ये जो आपके यहाँ जो बातचीत की बात की जा रही थी, बातचीत भी नहीं, मुज़ाकरात तो थे ही नहीं, सिर्फ एक मीटिंग होनी थी वहाँ पे वाशिंगटन में साइड लाइन्स पे यूनाइटेड नेशन की, वो भी कैंसिल हुई है। उसकी भी यही 2-3 वजूहात हैं। जो आर्मी चीफ ने जो कुछ कहा और जो उनके फॉरेन ऑफिस ने जो बयान दिया, ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड चीज़ है और ये आर्मी के प्रेशर में उन्होंने किया। वरना तो भारत 2 दिन पहले एक दिन पहले एग्री कर गया था। 24 घंटे पहले आप एक बात करते हैं, फिर 24 घंटे में फिर जाते हैं। जो वजह आप बता रहे हैं, 2 वजूहात आपने बताई हैं, उनकी रेलेवेंसी नहीं है। वो पहले से पुरानी चीज़ें हैं जो कि मौजूद थी। स्टैंप टिकट जो इशू हुई वो 2 महीने पहले की बात है, और फिर उसके साथ जो आदमी जिनका कहते हैं मारे गए वो भी 3 दिन पहले मारे जा चुके थे। उसके बाद इन्होंने आपको कहा। तो ये दर हकीकत एक स्ट्रेटजी है जो ये मिल के चलते हैं, और इसमें ये सोचना कि ये एक पेज पे हैं या नहीं है, पाकिस्तान के मामले में ये सब एक पेज पे हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है, जो गाइडलाइंस हैं, वो इनकी आर्मी देती है, इनका हेडक्वार्टर देता है, और ये उसके मुताबिक चलते हैं। रही बात ये है कि इस वक्त ये सूरत हाल जो भी पैदा हुई और जो आर्मी के चीफ ने ये धमकियाँ दी, इसकी वजह जो मुझे समझ लगती है या जो बात सामने आ रही है वो ये है कि मोदी जो है उसने इलेक्शन जीता ही पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर था, और उसने बाकी अपने जो वादे किए थे कोई पूरा नहीं किया। वहाँ पे इलेक्शन अगले साल उनके शुरू में आ रहे हैं, और पाकिस्तान बैशिंग का भी अगर वो क्रेडिट अपना खो बैठे तो फिर उसको हिंदू वोट वहाँ मिलेगा नहीं। दूसरी तरफ यह है कि करप्शन का एक बहुत बड़ा केस निकल आया है, और वो वहाँ पे आपने देखा कि राहुल गांधी उस पर चढ़ाई कर गया, और वो उन्होंने बड़े बड़े ट्वीट्स जो किए हैं उसमें तो उन्होंने पकड़ के मोदी साहब को बिल्कुल मिट्टी प्लीत करके रख दिया। साहब जो बात आप कर रहे हैं राहुल गांधी की, अगर ये आप मुझे इजाजत है तो मैं ये शॉर्ट सुनना चाहता हूँ। जरा उन्होंने कहा कि अपनी हुकूमत के हवाले से सुन लीजिए, फिर आप ही इस पर तबसरा मजीद कर दीजिएगा। What the ex-president of France is saying is that the Prime Minister of India is a thief. 30,000 करोड़ रुपए का तोहफा, फ्री गिफ्ट नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अनिल अंबानी जी को दिया है। देश का चौकीदार चोरी कर गया। जी जनरल साहब, ये एक प्रेशर भी है हुकूमत पर। जी वो ये इतना आप देखें ना, जब तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कभी भी राहुल गांधी इतने खुल के बयान नहीं दे सकता था। और ये कुछ छोटे आदमी ने नहीं कहा, ये फ्रांस के
साबका सदर ने यह कहा है कि अनिल अंबानी को ये सारा कॉन्ट्रैक्ट या उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो मोदी के कहने पे हुआ है। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो भारत को हिला के रख देगी, और ये मोदी साहब तो इस आंधी के साथ ही बह जाएंगे। अगर ये इन्होंने ड्रामा ना रचाया होता तो कल तक इनकी वैसे मुश्किल इनके लिए पड़ी होती है, तो बयानबाजियाँ उस तरफ की कर रहे होते अपने दिफा में। लेकिन हुआ ये है कि इन्होंने एक चैप्टर खोल दिया, सारी कौम मीडिया जो है उसका रुख इधर मोड़ दिया, और अब आप देख लीजिए कि वो महफूज होकर बैठे हैं। तीसरी बात यह है कि मोदी अगर पाकिस्तान बैशिंग से हटेगा तो जो वो नफरतें पहले पैदा कर चुका है पाकिस्तान के बारे में, जिसका असीर आज वो खुद है, वो मारा जाएगा बिल्कुल। आप देखिए कि उसने क्या हाल कर दिया है कि सिद्धू बेचारा एक दिन यहाँ रह के वापस गया है तो उसकी जिंदगी अजाब बन चुकी है, हालांकि उसने यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं की। इरशाद साहब कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बारे में ये कहता है कि दहशतगर्द हैं या दहशतगर्दी के अड्डे चलाते हैं, तो पाकिस्तान के पास ऐसे बेशुमार सबूत हैं, हम साबित कर सकते हैं कि भारत जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि भारत जब ये नैरेटिव लेकर दुनिया के पास जाता है तो दुनिया मान लेती है। हम जब ये नैरेटिव लेकर जाते हैं तो एक तो हम बड़े माजरत खाना अंदाज में लेकर जाते रहे हैं। माजी में हुआ ये कि ऐसे ज़रा लो कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे ये हम सही नहीं कह रहे। दूसरा ये कि कहते भी हैं तो कोई मानता नहीं है। तो ये तो सिफारती सतह पर भी हमारी कमजोरी रही है। इस इशू को एड्रेस किया जा सकता है या किया जाएगा, इस हुकूमत से तवक्को है आपकी? देखिए, सफारती तौर पर तो हमारी माजी में कमज़ोरियाँ रही हैं, क्योंकि माजी में हमने वाशिंगटन में ये देखा, अमेरिका में ये देखा कि हमारी जो हुकूमत थी उस वक्त की PMLN की, वो ज़्यादा तवज्जो इस बात पे दे रही थी वाशिंगटन में कि जनाब हम तो हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, ये फ़ौज है पाकिस्तान की जो हमारे रास्ते में आ जाती है। और इसकी वजह से एक नेगेटिव कैंपेन जो पाकिस्तान मिलिट्री के ख़िलाफ़ थी वो वहाँ उसको चलाने में उनकी ज़्यादा हमें दिलचस्पी नज़र आती है। दूसरा, हिंदुस्तान की जो इस सिलसिले में नैरेटिव को ज़्यादा सुना गया माजी में, उसकी वजह ये थी कि यही वो नैरेटिव है जो अमेरिका भी पेश करता रहा है। उसकी वजह से हमें हम आहंगी नज़र आई अमेरिका के बयान में, हिंदुस्तान के बयान में, और साथ साथ अफ़गानिस्तान भी शामिल हो गया, तो एक कैंपेन हमारे ख़िलाफ़ चली। तीसरी मेरा ख़्याल है इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के पास जो फैक्ट्स हैं, यानी बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के पास फैक्ट्स हैं, उसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि कुछ तालिबान अनासर को फंडिंग जो है वो रॉ जो है बजरिया अफ़गानिस्तान जो है खामोशी से करता रहा है। ये वो हकीकतें हैं जिनको आपको वाज़े अंदाज में मगरबी ममालिक को पहुँचाना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा माजी में नहीं हुआ। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है ये वहाँ पहुँचाएँ, और उसके साथ साथ ये भी बताएं कि पाकिस्तान तो गुफ्तगू करना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो गुफ्तगू से इनकारी है, और उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान पे एक मसनूई किस्म का सफारती और फौजी दबाव रखना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब राव खालिद साहब, ये जो मैंने सवाल किया था कि आपके ख्याल में भारतीय आर्मी चीफ ने ये बयान देकर क्या हासिल करना चाहा है, और पाकिस्तान ने ठीक रिस्पॉन्ड किया है इसको, जिस तरह से एग्रेसिव रिस्पॉन्स रहा पाकिस्तान का? मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक किया है। उनको पहले तो उनको करना नहीं चाहिए था। मैंने तो कल भी कहा और ट्वीट भी किया कि भारत की इतनी बड़ी जमहूरियत आर्मी चीफ के पीछे छुप रही है। आपको मुज़ाकरात की दावत दी गई है भाई, को कौन सा आपको कोई ईंट रोड़ा मारा है, कोई पत्थर मार दिया है, कोई आप पे बम गिरा दिया है, आपको मुज़ाकरात की दावत दी है। अभी तो सिर्फ मुलाकात थी, तो मुज़ाकरात तो बात की बात थी, अभी तो सिर्फ मुलाकात थी। एग्जैक्टली साइड लाइन्स पे आपने मुलाकात करनी थी, ताकि आगे जो वो बिल्कुल स्टेजेस उसकी इमरान खान साहब ने अपने ख़त में लिख दी थी कि उसके बाद सार्क में जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो उसमें आगे लेके चले, फिर सार्क कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो ताकि हमें मुलाकात का मौका मिले, उसके बाद हम कंपोजिट डायलॉग की तरफ जाएँ। वो पूरा एक रोड मैप उसमें था, लेकिन वो तो इस तरह फट पड़े जैसे पता नहीं उनको क्या कह दिया है, कोई बुरा भला कह दिया। तो मेरा ख्याल है जो उन्होंने किया ओवर रिएक्शन था,
ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंपल्शंस उनकी होंगी, उसमें बहुत से इश्यूज और भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी, वाजपेयी साहब जब थे 2000 में, बिल क्लिंटन जब से वहाँ से होके गए हैं और जब से अमेरिका के साथ उनकी मोहब्बत बढ़नी शुरू हुई है, उसके बाद से वो बहुत उनके मिजाज में ऐसा ऐसा तब्दीली आती चली जा रही है और वो अमूमन अग्रेसिव स्टैंड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लेते हैं। और 9/11 के बाद जो टेररिज्म का एक सारा सिलसिला चला, उसमें हमने अपने आप को खुद एक एक्यूज़ के तौर पे कटहरे में खड़ा कर दिया। हालांकि हमें चाहिए ये था कि कश्मीर एक ऐसा इशू था, उसको बिल्कुल अलहदा लेके चलना चाहिए था, उसको उसी ज़ोर शोर से हमें हर फोरम के ऊपर पुश करते रहना चाहिए था। बायलैटरल इशू ये कभी भी नहीं रहा, ये इंटरनेशनल इशू है, यूएन की रेजोल्यूशन उस पर मौजूद है। फिर अगर रीजनल उसका आपने हल निकालना है तो रीजनल सोल्यूशंस की तरफ हम कभी गए ही नहीं। हमने कभी रीजनल सोल्यूशंस, हमने ये साबित ही नहीं किया कि हम मेज़ पे बैठ के हम इन मसलों को हल कर सकते हैं। हम लड़ाई बढ़ाई की बात करते हैं और कश्मीर के बगैर आप आगे कैसे चल सकते हैं। ट्रेड की आप बात करते हैं, आप बाकी मसाइल की बात करते हैं। जब तक कश्मीर का मसला अपनी जगह पे मौजूद है, अब जितनी भी प्रोग्रेस कर ले दूसरे इश्यूज़ के ऊपर, आप जितने भी करीब हो जाएं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जितना भी हो जाए, जिस दिन आप कश्मीर पे बात करेंगे आप फिर वहीं पे खड़े होंगे। इसलिए पहले आपको कश्मीर से शुरू करना पड़ेगा। तजारत अगर शुरू करनी है कश्मीर से शुरू करें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट शुरू करना है कश्मीर से शुरू करें, सॉफ्ट बॉर्डर्स करने हैं कश्मीर से शुरू करें, वीज़ा रिलैक्सेशन देनी है कश्मीर से शुरू करें। फिर आप देखें उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ओवरऑल दोनों तरफ आएगा। लेकिन क्योंकि बीजेपी, जैसे मैंने कहा, ये नफरत की सियासत और नफरत उसी की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है, इसलिए वो कोशिश यही करेगी कम से कम मई अप्रैल तक ये हाइप इतनी रखे कि वो इलेक्शन में कोई फायदा ले सके इसका। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं एक मुख्तसर ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद वापस आकर मैं सवाल रखता हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से इस मुलाकात के कैंसिल करने के पैगाम पर रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि मैंने बड़े ओहदों पर अपनी ज़िंदगी में छोटे लोगों को फायज देखा है, इसका भी बुरा माना गया और कहा गया कि ये सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। तो क्या इमरान खान ने वाकई सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की थी? इस पर हम राय लेंगे शाद आरिफ साहब से शुरू करते हुए बाकी मेहमानों से भी। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शायद साहब, आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने वाकई सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की, ये कहकर के मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटे लोगों को बड़े ओहदों पर फायज देखा है? क्या उनकी मुराद, उन्होंने क्या वाकई इस तरह से टॉन्ट किया है कि क्योंकि मोदी के बारे में कहा जाता है कि ये चाय बेचने वाले थे, क्या उनका मतलब ये था, या मतलब ये था कि आपने एक छोटे दिल का मुजाहरा किया है? क्या कहना चाहते थे? और दोनों सूरतों में अल्फाज का चुनाव क्या मुनासिब था आपके ख्याल में? मैं तो समझता हूँ 100% दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। देखें, आपने एक पीस इनिशिएटिव लिया, भारत ने उसको वेलकम किया और उन्होंने कहा जी मुलाकात होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर ये भी छोटापन था कि मुज़ाकरात क्यों नहीं होंगे। आप पहले ये कहते थे कि जनाब नए इलेक्शन हो जाएं, नई हुकूमत आ जाए, हम बात करेंगे। इससे पहले जब ज़रदारी साहब के दौर में था तो आप कहते थे कि जनाब इस हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, ये तो GHQ से डिक्टेशन लेती है। यही बात आप नवाज शरीफ के दौर में कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब कुछ कहते हैं, GHQ कुछ कहते हैं, हम किस से बात करें, ये बात कही जाती थी। यानी जब आप हमारी मुंतखब हुकूमत के बारे में, हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में ये कहें कि वो बेख्तियार हैं, तो ये तो सफारती आदाब के ऐन मुताबिक है और इस पर किसी को तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब उसने एक हकीकत बयान की कि एक ऐसी हुकूमत जो इतनी मजबूर है अपनी फ़ौज के सामने, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के सामने, अपने मीडिया के सामने यरगमाल बनी हुई है, हाथों यरगमाल बनी हुई है कि वो मुलाकात ही नहीं कर सकती, अफोर्ड करती कि वज़राए ख़ारजा मिल ही लें न्यूयॉर्क में साइड लाइन। तो इससे ज़्यादा छोटापन क्या हो सकता है कि आप एक तय करते हैं, ऐलान करते हैं और उससे मुकर जाते हैं। छोटापन और किस चीज़ का नाम है? तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने वो जो पीस ऑफेंस था उसमें एक कदम आगे बढ़ाया कि अब ये दबाव में हैं, आलमी बिरादरी देख रही है कि मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, तो इसकी असलियत वाज़े की जाए, जहनियत वाज़े की जाए कि ये छोटे लोग हैं, छोटी सोच के लोग हैं। वैसे भी कहा जाता है, आप किसी भी सार्क मुल्क से पूछें, वो कहते हैं एक बड़ी रियासत छोटी सोच है इसकी। मैं एक तारीख़ी वाक़या याद दिलाऊँ, ये सबसे पहले अल्फाज अयूब ख़ान ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहे थे। जब अयूब ख़ान साहब और नेहरू के दरमियान सिलसिला जुम्बानी हुआ तो अयूब ख़ान बहुत ही ज़्यादा जज्बाती थे। वो समझते थे कि बेहतरीन वक्त है कि हमारे मामलात तय हो सकते हैं, मसला कश्मीर हल हो सकता है, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वो हो सकते हैं जो कायद-ए-आज़म चाहते थे, अमेरिका और कनाडा जैसे ताल्लुकात।
लेकिन जब वो पहली बार दिल्ली गए तो एयरपोर्ट पर पहला तजर्बा तो उन्हें ये हुआ कि जब बिखेर लिया सहाफ़ियों ने अयूब खान को, तो बजाय इसके कि नेहरू साथ खड़े होते, वो एक साइड पे खड़े होकर मुंह उन्होंने चलाना शुरू कर दिया और ऐसे नागवारी का इजहार किया। लेकिन जब ज़्यादा देर वो सवाल जवाब होने लगे और अयूब खान बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे थे, तो उसने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को भेजा कि ये तमाशा ख़त्म करो, और उन्होंने ज़बरदस्ती सहाफ़ियों को हटा दिया और लेकर चले गए। जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे तो अयूब खान कोई बात करें, वो कोई और बात लेके आ जाएं। 1-1.5 घंटे के मुज़ाकरात में अयूब खान को यह तजुर्बा हुआ कि ये शख्स कोई बात करना ही नहीं चाहता, ये बड़े होते पर बैठा हुआ छोटा आदमी। वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में मुझे यह तजुर्बा हुआ कि ये मैं इसको बड़ा लीडर समझता था, ये अल्फाज थे, बड़ा लीडर समझता था और बड़ी सोच का मालिक समझता था, लेकिन मुझे आज अंदाज़ा हुआ कि ये इंतहाई तंग नज़र आदमी है और बहुत ही छोटा आदमी है। तो वही बात जो आज 1948 से आज तक साबित हो रही है, इंडिया ने साबित की है, खा वो पाकिस्तान के हवाले से हो, खा वो नेपाल के हवाले से हो, श्रीलंका के हवाले से हो, अपनी अक़लियतों के हवाले से हो, कश्मीरियों के हवाले से, कि बड़ा मुल्क है, छोटी सोच है, बड़ा ओहदा है, छोटी सोच है वो। और फिर इमरान खान की तो वजह शोहरत ही उसकी साफ गोई है, वो साफ बात करता है। तो एक लीडर ने जो कमज़ोरी इंडिया की वाज़े की है, उसको समझना कि जनाब ये सफारती आदाब क्या होते हैं? सफारती आदाब यही होते हैं कि आप बात करें, कन्वे करें जो अगला मुखातिब है उसकी सतह के मुताबिक, और वो सतह अगर साबित कर रहा है कि हम छोटे लोग हैं, हम मसाइल हल नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ आबरूमंदाना तरीके से और बराबरी के साथ पर बात नहीं करना चाहते, तो उसको एक्सपोज करना चाहिए। मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक है। एक इंप्रेशन पाकिस्तान की तरफ से जनरल साहब बार बार मुज़ाकरात की दावत देना और भारत की तरफ से लिफ्ट ना कराना, इससे एक इंप्रेशन ये जाता है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान की ज़रूरत है, भारत की ज़रूरत नहीं है। क्या इसमें हकीकत है कि मुज़ाकरात भारत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत है? नहीं, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान समझता है कि मुज़ाकरात हल है उन तमाम मसाइल का जो खित्ते को दरपेश हैं, क्योंकि जंगें हो चुकी, ताल्लुकात ख़राब रहे, तिजारत नहीं है, मिलना मिलाना नहीं है दोनों तरफ का, तो मसले तो वहीं के वहीं हैं। फिर बड़ी सीधी सी बात है, अगर दुनिया ये कहे, चाइना आपको कह रहा है, अमेरिका कहता है कि जी हम आपकी सुलह सफाई करा देते हैं, मामला ठीक करें, भाई हम हर रोज़ LOC के ऊपर लाशें उठाते हैं, तो सुलह सफाई किस चीज़ से करें? लाशों से। वो लाजमन फिर बातचीत उस पर आएगी कि जी बातचीत करें, ये मसला हल हो, ताकि अफवाज एक दूसरे के ऊपर जो गोलाबारी करती हैं ये ख़त्म हो, लाशें उठानी बंद हों, तो आगे बात चले। इन हालात में हमें ये समझने में मेरा ख्याल है कोताही हम करते हैं कि भारत की एक सोची समझी स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो आपसे बात नहीं करना चाहता, और वो स्ट्रेटजी ये है जिसमें 3-4 चीज़ें बुनियादी तौर पर नज़र आती हैं। एक तो ये कि उसका ये ख्याल है कि 70 साल हमने इस तरह गुजार लिए और वक्त गुजर जाएगा, शायद आगे जाके किसी वक्त ये चीज़ें भूल जाएं, पाकिस्तानी भूल जाएं, और उनको भुलाने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो ये कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर ऐसी दहशत गर्दी कराई जाए कि पाकिस्तान को एक तरफ तो नेशनल सिक्योरिटी के मसले बन जाएं, दूसरी तरफ आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो पाकिस्तान इकनॉमिकली इतना वीक हो जाएगा कि वो वैसे ही कश्मीर का नाम लेना छोड़ देगा, इसलिए कि अपनी सर्वाइवल का मसला होगा उसको। तो ये स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा था। तीसरा एलिमेंट जो स्ट्रेटजी का है वो ये है कि आप अगर 10-12 साल इसी तरह निकाल लें और भारत आपसे बातचीत ना करे, तो भारत कश्मीर में आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन का ख़त्म करके वहाँ पे आबादी अपनी मेन लैंड से ले जाके तो वहाँ हिंदू आबादी लेके जाना चाहता है, ताकि अगर कल को किसी वक्त प्लेबिसाइड कराने ही पड़ जाए तो बड़ी आसानी हो, वहाँ पे आबादी का तनासब तब्दील हो चुका हो और फैसला भारत के हक में हो। जम्मू में तो ये काम ऑलरेडी वो कर चुके हैं, वादी में करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके लिए वो आड़ ले रहे हैं आर्टिकल 35A की। अब ये सारी ज़रूरतें इसलिए पड़ रही हैं कि मुज़ाकरात के मेज़ पे जब आप बैठें तो फिर बात होगी कानून की और असूल की। जो असूल था तकसीम हिंद का, उसके तहत तो कश्मीर को वैसे ही पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से में वो खित्ते आए थे जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी। फिर अगर आप ये कहें कि नहीं, उसका दूसरा तरीका ये था कि जी डोगरा महाराज जो थे उन्होंने एक चिट्ठी लिख के तो इल्हाक किया,
तो वो तो इलाहाक जूनागढ़ वाले और वो हैदराबाद दक्कन वालों ने किया था, वो क्यों फिर खत्म किया गया? तो जवाब कोई नहीं है। फिर अगर वो हम करारदादें ले लें अगर नेशनल ये सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वो वैसे ही भारत के हाथ से निकलता है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि आज अगर वहां पे इस्तिस्वाब राय कराया जाए तो कश्मीरी तो मेरा ख्याल है 100% पॉपुलेशन जो है भारत के खिलाफ वोट दे देगी। सो ये वो वक्त है जहां एक सोची समझी प्लान के साथ, जिसमें उनकी आर्मी शामिल है, उनका फॉरेन ऑफिस शामिल है, उनकी इंटेलिजेंस शामिल है, ये एक स्कीम के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, अब बस ये जो सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा है हसन अस्करी साहब, इसमें अब पाकिस्तान की नई हुकूमत पहली मरतबा इंटरनेशनल फोरम पर दुनिया से मुखातिब होगी और अपना नैरेटिव सामने रखेगी, और शाह कुरैशी साहब अमेरिका जा भी चुके हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान का नैरेटिव इस मौके पर क्या होना चाहिए, और ये कंटेंट जो वो अपने जहन में बनाकर यहाँ से पाकिस्तान से गए थे, अब उनके बाद ये हालात में जो तब्दीली वाक़ हुई है भारत के साथ मामलात में, उसमें कंटेंट में यकीनन तब्दीली वाक़ होगी। आपके ख्याल में वो नया कंटेंट क्या होना चाहिए? देखिए, जनरल साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदुस्तान की जो मौजूदा पॉलिसी है वो एक केयरफुली प्लान्ड पॉलिसी है, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि एक तरफ पाकिस्तान पे सफारती दबाव रखा जाए, यानी एक कैंपेन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाई जाए, और फ़ौजी दबाव रखा जाए। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो वाक़यात हुए हैं या हो रहे हैं, वो कोई वैसे ही वाक़यात नहीं है, वो प्लान्ड पॉलिसी है कि पाकिस्तान पे इतना फौजी प्रेशर रखा जाए कि ये मुकम्मल जंग तो ना बने, लेकिन पाकिस्तान को इस सिलसिले में होश ना आने दी जाए। उसके बाद फिर ये है कि इसका प्रोपेगेंडा ये किया जाए कि वहाँ जंग इसलिए होती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि पाकिस्तान अपने जो है दहशतगर्द भेजता है और हम उनको एंगेज करते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो है UN के जनरल सेशन में या इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि कश्मीर के मसले को दो इंटर रिलेटेड इश्यूज़ के तौर पे पेश किया जाए। ये नंबर 1 उसका इमीडिएट जो इशू है वो है ह्यूमन राइट्स के इशू। फौरी तौर पे ह्यूमन राइट्स सिचुएशन कश्मीर में इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बहुत दूबर हुई भी है कश्मीर में, इंसानी हकूक़ पामाल हैं, और पाकिस्तान को मुतालबा करना चाहिए कि UN की टीम या और बड़े ममालिक की टीमें वहाँ जाके देखें। ये है इमीडिएट रिलीफ कश्मीर के लिए मांगना। जो लॉन्ग टर्म रिलीफ है वो वही मुतालबा है जो पाकिस्तान का है कि इसका फैसला जो है कश्मीरियों की राय के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन अगर आप ह्यूमन राइट के इशू को उठाएंगे तो इसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगी। दूसरा इसका पहलू जो है वो ये है कि बाईलैटरल लेवल पे पाकिस्तान को तमाम मगरबी ममालिक, उसके अलावा जापान जो है उसको भी आप शामिल कीजिए, रशिया को भी शामिल कीजिए, उनके सामने आपको अपना केस प्रेजेंट करना है। केस के 2 पहलू हैं, एक तो इल्ज़ामात के जवाबात है, दूसरा ये है कि जो हिंदुस्तान इंटरवेंशन करता है, दहशतगर्दी को फ़रोग देता है, उसके सॉलिड प्रूफ आपके पास मौजूद है। वो सॉलिड प्रूफ आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे, अगर आप पब्लिक में नहीं लाना चाहते तो कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पे इन तमाम ममालिक की गवर्नमेंट्स को पेश करने चाहिए और उनसे ये कहना चाहिए कि आप इनको वेरीफाई कर लें। अगर वेरिफिकेशन का मसला है, आप हिंदुस्तान में अपने डेलीगेशन भेजें, आप कश्मीर में अपने डेलीगेशन भेजें। अगर ये बातें वेरीफाई हो जाती हैं आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें, अगर वेरीफाई नहीं होती मसला तो आप हमें शिकायत करें। मेरा हसन अस्करी साहब वो कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। अब मसला ये है कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, और उसकी बड़ी वजह चाइना है, अगर कि चीन की वजह से पाकिस्तान देखता है। मैं एक चीज बात मैं ये जैसा मैं सवाल मेरा ले लीजिएगा, फिर आप इसको जवाब दे दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि चीन की वजह से पाकिस्तान के किसी भी हवाले से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहता अमेरिका, और अक़वाम मुत्तहिदा क्या है, अमेरिका का दूसरा नाम है, या अमेरिका का ज़ैली इदारा है। ये इससे बढ़कर डेफिनेशन तो आप उसकी नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं अमेरिका? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप अपना मौक़िफ़ दिलेराना तरीके से और साफ शफाफ तरीके से आप सामने न लेके आए। आप अगर अपना मौक़िफ़ देंगे नहीं तो फिर ये आपके लिए मसाइल और बढ़ेंगे। अमेरिका तो यही चाहता है। देखिए, जो इंटरनेशनल सियासत है वो मुनाफ़क़त पे मबनी है, उसमें इंसाफ नहीं, ज़ाती मफादात हैं।
मुल्कों के अपने मफादात हैं, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनके मफादात की वजह से हम ये सोचें कि हमें अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाहिए। देखिए, अब जब आपके पास सबूत है, भारत हमेशा कहता रहा कि जी दहशतगर्दी पे बात होगी, ये पाकिस्तान को कहना चाहिए कि हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे, आपसे कश्मीर से भी बात करेंगे और दहशतगर्दी पे भी आप आए। ये आपका मौक़िफ़ जो है वो ऐसा नहीं। राव खालिद साहब, आपकी राय मैं ले लूँ और फिर इस इशू को वाइंड अप करते हुए ज़रा कुछ दूसरे मामला पर आते हैं। आपके ख्याल में स्ट्रेटजी पाकिस्तान की कंटेंट तकरीर का क्या होना चाहिए? शाह महमूद कुरैशी। मेरा ख्याल है अब होना नहीं चाहिए, वो होगा यकीनन। वो भरपूर तरीके से इस इशू को उठाएंगे, वहाँ पे कश्मीर के इशू को भी उठाएंगे, कलभूषण का इशू भी वहाँ पे उस पर भी बात होगी। और ये अस्की साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वो चीज़ें जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी इम्प्रेस होती है या कन्विंस होती है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन दुनिया भर ये कह रही है, यूएन की अपनी रिपोर्ट आ गई है। अब वहाँ पर जो अभी उनकी जो नुमाइंदा मौजूद है, उन्होंने भी लेटली इस पर बात की है, तो उनकी तो रिपोर्ट मौजूद है कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस तरह की हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को हमें कैश इन कराना चाहिए और इसको पूरी तरह से भरपूर तरीके से उठाना चाहिए इस चीज़ को। और जापान का जिक्र हुआ, जापान न्यूक्लियर, क्योंकि ये फ्लैश पॉइंट कहा जाता है इस इशू को, तो जापान बहुत जल्द इस मामले के ऊपर आपके साथ चलने को तैयार होगा, ताकि ये मामला ऐसी टेंशन पे ना जाए जिससे मामला की खराबी हो। बाकी मुल्कों को भी आप इसी तरह साथ मिला के चल सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर आप आसानी से कन्विंस कर सकते हैं लोगों को। बिल्कुल ठीक है। अब मैं ज़रा दूसरे मामले की तरफ बढ़ना चाहता हूँ कि इस पर अगर आप अपनी कोई राय शाह साहब देना चाहें तो फिर हम इसको वाइंड अप करके, और मैं जानना पे चाह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा पिछले कम से कम 15-20 साल से हमारा जो मौक़िफ़ है वो पूरी जुर्रत के साथ, पूरे अज़्म के साथ और ज़हनी और दिल और दिमाग की यकसुई के साथ पेश ही नहीं किया गया। हमने इंडिया के मौक़िफ़ की इनडायरेक्ट सपोर्ट की है कि उसने कहा कि कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है, हमने कहा जी हमारी सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। हम अगर अपना मौक़िफ़ अपने मफादात के मुताबिक और हक़ाइक़ के मुताबिक पेश करें तो दुनिया इतनी बहरी नहीं है कि हमारी बात ही ना सुने। राइट सर, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं कि वो कौन सा बलदियाती निज़ाम का ढांचा इमरान खान के ज़हन में है और उसको किस तरह से बुरे कार लाकर वो तब्दीली लाना चाहते हैं, क्योंकि ये उनके जहन में भी है कि ये बुनियादी चीज़ है, बुनियादी इक़दाम है जिसके नतीजे में तब्दीली के अमल का आगाज़ होगा। तो वो कैसा होगा, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इरशाद साहब, कैसा बलदियाती निज़ाम इमरान खान के जहन में है जिससे वो तब्दीली लाना चाहते हैं? देखें, आप भी और वो जल्दी में भी लग रहे हैं, हाँ, 48 घंटे का वक्त वो दे रहे हैं कि प्रपोज करें। देखें, आप भी गए होंगे, मैं 2-4 ज़्यादा दफ़ा चक्कर लगा है सुबह खैबर पख्तूनख्वा का। वहाँ एक उन्होंने बलदियाती निज़ाम दिया। अच्छा, उसके नतीजे में 2-3 फ़वाइद तो सामने आए। नंबर 1 तो ये हुआ कि ख़ुद इमरान खान की तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा पहुंचा और अगले इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो उन्होंने फ़ायदा उठाया वो बलदियाती निज़ाम का था। उस बलदियाती निज़ाम की खूबी क्या है, कोई शख्स JUI का, मुस्लिम लीग नून का, ANP का ये कह नहीं सकता कि किसी ज़िले में, किसी तहसील में, किसी यूनियन कौंसिल में फ़ंड्स की तकसीम, जो तरक्याती फ़ंड्स हैं, वो मुनसिफाना नहीं हुई। कि अगर वो नाज़िम या काउंसलर तहरीक इंसाफ का है उसको ज़्यादा फ़ंड्स मिले हैं और अगर वो दूसरे किसी पार्टी का है तो उसको कम फंड्स मिले हैं, एक बात। दूसरा ये है कि वहाँ बलदियाती निज़ाम पर जो इन्फ्लुएंस था MP MNA का वो ख़त्म किया गया। अब MP MNA के इन्फ्लुएंस की वजह से होता क्या है, करप्शन बढ़ जाती है और ये जो गिव एंड टेक है ठेकेदारों के साथ वो बढ़ जाता है। एक काउंसलर जो है उसके पास अगर आप देंगे तो उसको पकड़ने वाला पूरा मोहल्ला है, छोटा सा यूनिट है। उसने अगर किसी गली में नाकिस काम करना है, किसी सीवरेज का नाकिस काम करना है तो वो जल्द पकड़ा जाएगा। उसके मुकाबले में MNA MPA और ऊपर की सतह पर जो होगा वो ज़्यादा करप्शन होगी। तीसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि एहतसाब जो है आसान होगा और चौथी चीज़ जो है मसाइल आपके अपने दरवाज़े पर हल होंगे, आपको दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जो निज़ाम है, आइन ये कहता है, आर्टिकल 140A है
वो ये कहता है कि हर हुकूमत, सूबाई हुकूमत जो है बल्दियाती निज़ाम कायम करेगी जिसमें बल्दियाती इदारों को सियासी, मुआशी यानी माली और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात मिलेंगे। यहाँ पंजाब में जो सिस्टम है ये 79 में जो ज़ियाउल हक मरहूम ने सिस्टम दिया था उससे भी गया गुजरा सिस्टम है जिसमें सारे इख्तियारात वज़ीर आला के पास हैं। दानिस्ता। अब लाहौर शहर के मेयर को आधे सहाफ़ी भी नहीं जानते क्योंकि उसका बेचारे का कहीं नाम निशान ही नहीं है। वो सारे इख्तियारात जो थे वो हमजा साहब इस्तेमाल करते थे। वो इलेक्शन जीतना होता ना, ये सियासत के गिर्द घूमता है बेसिकली, हुकूमत बनाए। वो सिस्टम आएगा, वो जो इमरान खान मेरा ख्याल है कि लाना चाहते होंगे वो उसी तरह का, बल्कि मुमकिन है उससे भी बेहतर होना चाहिए कि जनाब आपके गली मोहल्ले के मसाइल जो हैं वो बल्दियाती इदारों में हल हों। किसी शख्स को अगर छोटा सा मसला है, कोई गली का, कोई तालीम स्कूल का, कोई पटवार का, तो वो क्यों इस्लामाबाद का रोक करे, लाहौर का रोक करे। तो ये सिस्टम, इसके नतीजे में एक तो प्योरिफिकेशन आपके जमहूरी निज़ाम की होगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, हाँ, दूसरी ये है कि दुनिया में हमेशा 3 टियर सिस्टम होता है कि जी कौमी असम्बली होती है, सूबाई असम्बली होती है, बल्दियाती इदारा होता है। यहाँ बल्दियाती इदारे ना होने की वजह से जमहूरियत भी कभी मजबूत नहीं हो सकती, इसलिए इसका मजबूत होना बहुत जड़ें कमज़ोर होंगी तो जाहिर आगे कैसे बन पाएगा। अब मैं जनरल साहब की तरफ आने से पहले हसन अस्करी साहब आपकी राय इसलिए लेना चाहूँगा कि आपने अभी सुबह गवर्न करके भी देखा है, आपके ख्याल में ये कितना सूदमंद रहेगा, इमरान खान जो कदम उठा रहे हैं कितना हेल्प करेगा खुद सूबे की बेहतरी के लिए कितना, और फिर उसके बाद उनकी अपनी पार्टी के लिए कितना बेहतर है? देखिए, जो एग्जिस्टिंग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है पंजाब में, उसमें तो इख्तियारात, जैसा अभी कहा शाह साहब ने, कि वो इख्तियारात तो जो है चीफ मिनिस्टर के पास, प्रोविंशियल हुकूमत के पास होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट चले और आवाम की खिदमत करे तो उनको इंतज़ामी इख्तियारात और फाइनेंशियल इख्तियारात उनको देने पड़ेंगे, और फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी आसान हो जाती है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये पावरलेस लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है, जो इस वक्त है, इसको ख़त्म करके एक मुअस्सर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, ताकि मामलात जो हैं जिनका ताल्लुक महल्ले से है वो किसी सूबाई वज़ीर या चीफ मिनिस्टर की टेबल पे ना आए, बल्कि महल्ले के अंदर हल हो, और सूबाई हुकूमत जो है वो फंडिंग डायरेक्ट जो है लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे, MNAs MPAs को उनसे ज़रा दूर रखा जाए। तो हसन अस्करी साहब, अगर इस तरह का निज़ाम ऑर्डिनेंस के जरिए, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए से सिंध में भी नाफिज करने की कोशिश की गई, तो आपके ख्याल में सिंध गवर्नमेंट रिएक्ट करेगी? क्योंकि वो कहेंगे कि ये 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला है, तो ये सिर्फ पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ही इम्प्लीमेंट हो पाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान में? देखिए उसमें आप बिल्कुल फिक्र ना करें। यहाँ अगर पंजाब में वो करना चाहे तो असेंबली से लॉ पास हो सकता है, और अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसे लोकल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो इसका वाज़े इम्पैक्ट जो है वो सिंध के ऊपर भी होगा। वहाँ से प्रेशर जनरेट होगा सिंध की हुकूमत पर कि ऐसा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाया जाए जहाँ इलेक्टेड लोकल नुमाइंदे सही मानों में पावर और फंड्स अपने कंट्रोल में रख सकें। वैसे ये जो है ना, ये 18वीं तरमीम से पहले भी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। आइन में वाज़े तौर पर लिखा है कि लोकल बॉडी गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमेशा से सही है। जी राव खालिद साहब, राव खालिद साहब। मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं खुद काउंसलर रह चुका हूँ 80s में, और इसका नो डाउट इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। आपके लोकल लेवल पे ऐसे ऐसे मसाइल हल होते हैं। पंचायत सिस्टम इसके अंदर होता था। बहुत से मसाइल जो थाने में जाते थे उसकी कम पेचीदगी पैदा होती थी, थाने वाले पैसे लेते थे, तशद्दुद करते थे, वो मसाइल वहाँ उसी लेवल पे हल हो जाते थे। पंचायत में छोटे मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता था। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका है वो आपकी जो इरशाद आरिफ साहब ने बात की, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इससे निकलती है सारी। यहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग होती है, और ये सियासी बुनियादों पे होने चाहिए। ज़ियाउल हक साहब ने गैर सियासी बुनियादों पे करके बहुत बेड़ा गर्क किया इसका। इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पे सारा होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और डायरेक्ट इलेक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उससे भी अच्छा है कि अगर डायरेक्ट नाज़म आपका मुंतखब होता है तो वो उससे बहुत बेहतर हो जाए। ओके, आमजद साहब, सर आखिरी मिनट। जी बिल्कुल, ये मैं एग्री करता हूँ। ये पॉलिटिकल बेसिकली डेमोक्रेसी जो है वो उठेगी यहीं से। लेकिन इसमें मैं जो दो चीज़ें सोचता हूँ, एक तो ये कि इख्तियारात जो देने हैं मेयर्स को वो मरहलावार दिए जाएं,
ताकि वो उनको जितना सिमुलेट कर सकें, जितना इस्तेमाल करने के लिए वो अपने आप को अहल कर सकें, उनके इख्तियारात बढ़ाते जाएं। दूसरी तरफ यह है कि एजुकेशन मेरे ख्याल में मजीद डिसेंट्रलाइज नहीं करनी चाहिए। पहले ही सूबाई सब्जेक्ट बनाने के बाद इसका मायार बहुत गिरा है, और अपने अपने सूबों में निसाब बदल के लोकल को हीरो बना के किताबों में शामिल कर दिए, कुछ और जिससे यूनिफॉर्म रही नहीं आपकी एजुकेशन। बहुत शुक्रिया अमजद शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। साहब आपको भी शुक्रिया, हसन अस्करी साहब, राव खालिद साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।